एक ऐसी नदी जिसके किनारे एक सभ्यता ने जन्म लिया था। एक ऐसी नदी जिसके किनारे बैठकर ऋषियों ने वेद को लिखा था। उसे कहते हैं द लॉस्ट रिवर सरस्वती। सरस्वती नदी का नाम तो सभी ने सुना है, लेकिन उसे किसी ने देखा नहीं होगा। माना जाता है कि प्रयाग में गंगा, यमुना और सरस्वती नदी का संगम होता है, इसलिए उसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है। लेकिन यह शोध का विषय है कि क्या सचमुच सरस्वती नदी कभी प्रयाग पहुंचकर गंगा या यमुना में मिली थी? जब नहीं मिली थी तो उसे त्रिवेणी संगम क्यों कहा जाता है? तो आइए जानते हैं सरस्वती नदी की सच्चाई के बारे में। अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सरस्वती नदी का नाम आते ही कुछ सवाल मन में आते हैं, जैसे क्या कभी सरस्वती नदी का अस्तित्व था? अगर था तो क्या है इसका वैज्ञानिक आधार? यदि सरस्वती नदी थी तो वह कहां लुप्त हो गई? क्या सरस्वती नदी कभी गंगा से मिली थी? और यदि सरस्वती नदी थी तो क्या था उसका इतिहास? इतिहासकारों का मानना है कि भारत की इतिहास की शुरुआत सिंधु नदी की घाटी के मोहनजोदारो और हड़प्पाकालीन सभ्यता से आरंभ होते हैं। लेकिन जब से सरस्वती नदी की खोज हुई है, भारत का इतिहास बदलने लगा है। अब माना जाता है कि यह सिंधु घाटी की सभ्यता से भी कई हजार वर्ष पुरानी है। क्या कभी सरस्वती नदी का अस्तित्व था? धर्म और संस्कृत ग्रंथों के अनुसार सरस्वती नदी का अस्तित्व था। ऋग्वेद में सरस्वती नदी का उल्लेख मिलता है और इसकी महत्ता को दर्शाया गया है। संस्कृत की कई पुस्तकों में भी इसका उल्लेख है। सरस्वती को भी सिंधु नदी के समान महत्व प्राप्त है। ऋग्वेद की ऋचाओं में कहा गया है कि यह एक ऐसी नदी है जिसने एक सभ्यता को जन्म दिया था। इसे भाषा, ज्ञान, कलाओं और विज्ञान की देवी भी माना जाता है। ऋग्वेद की ऋचाओं को इसी नदी के किनारे बैठकर ही लिखा गया था। लेकिन इस नदी के अस्तित्व को लेकर बहुत वाद विवाद हुआ है। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को अन्नवती तथा उदकवती के रूप में वर्णित किया गया है। महाभारत में सरस्वती नदी का प्रक्षवती नदी, वेदवती, वेद स्मृति आदि कई नाम हैं। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को यमुना के पूर्व और सतलुज के पश्चिम में बहती हुई बताया गया है। जैमिनीय ब्राह्मण में सरस्वती नदी को मरुस्थल में सूखा हुआ बताया गया है। महाभारत में सरस्वती नदी के मरुस्थल में विनाशन नामक जगह पर विलुप्त होने का वर्णन मिलता है। इसी नदी के किनारे ब्रह्मावर्त और कुरुक्षेत्र था, लेकिन आज वहां जलाशय हैं। महाभारत में सरस्वती नदी का उल्लेख है और कहा गया है कि यह गायब हो गई एक नदी है। जिस स्थान पर यह नदी गायब हुई उस स्थान को विनाशना अथवा उपमजना का नाम दिया गया है। इस बात का भी उल्लेख है कि बलराम ने द्वारका से मथुरा तक की यात्रा सरस्वती नदी से की थी और लड़ाई के बाद यादवों के पार्थिव अवशेषों को इसी में बहाया गया था। अर्थात तब इस नदी से यात्राएं की जा सकती थी। यदि सरस्वती नदी का अस्तित्व था तो क्या है उसके वैज्ञानिक आधार? एक फ्रेंच प्रोटो हिस्टोरियन माइकल डेनिनो ने नदी के उत्पत्ति और उसके लुप्त होने के संभावित कारणों की खोज की है। वे कहते हैं कि ऋग्वेद के मंडल 7वें के अनुसार एक समय पर सरस्वती बहुत बड़ी नदी थी जो कि पहाड़ों से बहकर नीचे आती थी। अपने शोध दी लॉस्ट रिवर में डेनिनो कहते हैं कि उन्हें बरसाती नदी घग्गर नदी का पता चला। कई स्थानों पर यह एक बहुत छोटी सी धारा है, लेकिन जब मानसून आता है तो इसके किनारे 3 से 10 किलोमीटर तक चौड़े हो जाते हैं।
इसके बारे में माना जाता है कि यह कभी एक बहुत बड़ी नदी रही होगी। यह भारत और तिब्बत की पहाड़ी सीमा से निकली है। उन्होंने बहुत सी स्रोतों से जानकारी हासिल की और नदी के मूल मार्ग का पता लगाया। ऋग्वेद में भौगोलिक क्रम के अनुसार यह नदी यमुना और सतलुज के बीच रही है और यह पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती रही है। नदी का तल पूर्व हड़प्पाकालीन था और यह 4000 ईसा पूर्व के मध्य में सूखने लगी थी। अन्य बहुत से बड़े पैमाने पर भौगोलिक परिवर्तन हुए और 2000 वर्ष पहले होने वाले इन परिवर्तनों के चलते उत्तर पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में से एक नदी गायब हो गई और यह नदी सरस्वती ही थी। डेनिनो का कहना है कि करीब 5000 वर्ष पहले सरस्वती के बहाव से यमुना और सतलुज का पानी मिलता था। यह हिमालय ग्लेशियर से बहने वाली नदियां हैं। इसके जिस अनुमानित मार्ग का पता लगाया गया है उसके अनुसार सरस्वती नदी का पथ पश्चिम गढ़वाल के बंदर पंचगिरी पिंड से संभवतः निकला होगा। यमुना भी इसके साथ साथ बहा करती थी। कुछ दूर तक दोनों नदियां आसपास बहती थी और बाद में मिल गई होगी। यहां से यह वैदिक सरस्वती का नाम से दक्षिण की ओर आगे बढ़ी और जब यह नदी पंजाब और हरियाणा से निकली तब बरसाती नदियों, नालों और घग्गर इस नदी में मिल गई होंगी। पटियाला से करीब 25 किलोमीटर दूर दक्षिण में सतलुज, जिसे संस्कृत में शतार्धु कहा जाता है, यह एक उपधारा के तौर पर सरस्वती नदी में मिली। घग्गर के तौर पर आगे बढ़ती हुई यह राजस्थान और बहाबलपुर में हाकरा के तौर पर आगे बढ़ी और सिंध प्रांत के नारा में होते हुए कच्छ के रण में विलीन हो गई। इस क्षेत्र में यह सिंधु नदी के समानांतर बहती थी। इस क्षेत्र में नदी के होने के कुछ और भी प्रमाण हैं। इसरो के वैज्ञानिक A.K. गुप्ता का कहना है कि थार की रेगिस्तान में पानी का कोई स्रोत नहीं है, लेकिन यहाँ कुछ स्थानों पर ताजे पानी के स्रोत मिले हैं। जैसलमेर जिले में जहाँ बहुत कम बरसात होती है, यहाँ 50-60 मीटर पर भूजल मौजूद हैं। इस इलाके में कुएं साल भर सूखते नहीं है। इस पानी के नमूनों में टाइटेनियम की मात्रा नगण्य है, जिसका मतलब है कि यहाँ आधुनिक तरीके से रिचार्ज नहीं किया है। स्वतंत्र तौर पर आइसोटोप विश्लेषण से भी इसी तथ्य की पुष्टि हुई है कि रेत के टीलों के नीचे ताजा पानी जमा है और रेडियो कार्बन डाटा इस बात का संकेत देते हैं कि यहाँ 1000 वर्ष पुराना भूजल मौजूद है। आश्चर्य की बात नहीं है कि ताजे पानी के यह भंडार सूखी तल वाली सरस्वती नदी के ऊपर हो सकते हैं। सैटेलाइट चित्र। यह सरस्वती नदी 6 नदियों की माता सप्तमी नदी रही है। यह अपने ही जल से भरपूर और विशाल भी रही है। एक अमेरिकन सैटेलाइट ने भूमि के अंदर दबी इस नदी के चित्र पृथ्वी पर भेजे। अहमदाबाद के रिसर्च सेंटर ने उन चित्रों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि शिमला के निकट शिवालिक पहाड़ों से कच्छ की खाड़ी तक भूमि के अंदर सूखी किसी नदी का तल है, जिसकी चौड़ाई कहीं कहीं 6 मीटर है। उनका यह भी कहना है कि किसी समय सतलुज और यमुना नदी इसी नदी में मिलती थी। सैटेलाइट द्वारा भेजे गए चित्रों से पूर्व ही बहुत भूगर्भ खोजकर्ता इस निष्कर्ष पर पहुंच चुके हैं। राजस्थान के एक अधिकारी A.N. गोडबोले ने इस नदी के क्षेत्र में विभिन्न कुओं के जल का रासायनिक परीक्षण करने पर पाया था कि सभी के जल में रसायन एक जैसा ही है, जबकि इसी नदी के कुओं से कुछ ही दूर पर स्थित कुओं के जलों का रासायनिक विश्लेषण दूसरे प्रकार का निकला। केंद्रीय जल बोर्ड के वैज्ञानिकों को हरियाणा और पंजाब के साथ साथ राजस्थान के जैसलमेर जिले में सरस्वती नदी की मौजूदगी की ठोस प्रमाण मिले हैं। सरस्वती नदी क्यों लुप्त हो गई? अगर सतलुज और यमुना के प्रभाव में आप सरस्वती का भी प्रभाव जोड़ देंगे तो आपको इसका अंदाजा होगा कि
इस नदी का क्या ताकत रही होगी। यह कारोबार और व्यापार का सबसे अच्छा रास्ता रहा होगा और इसके उर्वरक डेल्टा और बेसिन के आसपास रिहायशी बस्तियां भी रहे होंगे। लेकिन प्राचीन समय में कुछ बड़े भूकंपों के कारण उत्तर भारत की भौगोलिक स्थिति को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। ये भूकंप इतने शक्तिशाली थे कि सरस्वती और उसकी उपधाराओं के पुराने रास्ते ही बदल गए। इसका परिणाम यह निकला कि सतलुज ने रास्ता बदला और यह पश्चिम में सिंधु नदी से जा मिली और यमुना नदी पूर्व की ओर गंगा के पास आ गई। ऐसा प्रतीत होता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं में बदलाव होने के चलते सरस्वती नदी भूमिगत हो गई और यह बात नदी के प्रभाव को लेकर आम धारणा के काफी करीब है। सरस्वती और सिंधु के इलाके में बड़े पैमाने पर ग्राउंड फॉल्स को सैटेलाइट तस्वीरों से भी जाना जा सकता है। यह परिवर्तन सरस्वती और सिंधु के क्षेत्र में हुआ और इस कारण से सरस्वती का पानी नीचे चला गया और सरस्वती भूमिगत होकर गायब हो गई। कुछ विज्ञानियों का यह भी मानना है कि लगभग इसी काल में एक वैश्विक सूखा पड़ा जिसके कारण संसार की सभ्यताएं प्रभावित हुईं और इसका असर दक्षिण यूरोप से लेकर भारत तक पड़ा। करीब 2200 ईसा पूर्व में मेसोपोटामिया की सुमेराई सभ्यता पूरी तरह से खत्म हो गई। उस समय मिस्र में पुराना साम्राज्य इस जलवायु परिवर्तन के कारण समाप्त हो गया। श्रीमद् भागवत में एक स्थान पर कहा गया है कि श्री कृष्ण जी के बड़े भाई बलराम के कारण यमुना ने अपना रास्ता बदल दिया था, जो कि उस समय सरस्वती नदी की एक प्रमुख उपधारा थी। पर भूकंप जैसे भौगोलिक परिवर्तनों के चलते नदी के दोनों ही बड़ी धाराएं समाप्त हो गई। इसका एक नतीजा यह भी हुआ कि राजस्थान का बहुत बड़ा इलाका बंजर हो गया। अगर आप भारतीय उपमहाद्वीप के नक्शे पर इस नदी के रास्ते का निर्धारण करना चाहें तो आप समझ सकते हैं कि यह सिंधु नदी के रास्ते पर करीब रही होगी। पुरातत्वविदों का कहना है कि तब भारतीय उपमहाद्वीप में जो सबसे पुरानी सभ्यता थी उसे केवल सिंधु घाटी की सभ्यता कहना उचित न होगा, क्योंकि यह सिंधु और सरस्वती नदी दोनों के किनारे पर पनपी थी। डेनिनो जैसे शोधकर्ताओं की खोजों ने इस बात को सत्य सिद्ध किया है। क्या सरस्वती नदी कभी गंगा से मिली थी? सरस्वती नदी कभी गंगा नदी से मिली या नहीं, यह शोध का विषय अब भी बना हुआ है। वैदिक काल में एक और नदी दृष्टद्वती का वर्णन भी आता है। यह सरस्वती नदी की सहायक नदी थी। यह भी हरियाणा से होकर बहती थी। कालांतर में जब भीषण भूकंप आए और हरियाणा तथा राजस्थान की धरती के नीचे पहाड़ ऊपर उठे तो नदियों के बहाव की दिशा बदल गई। एक और जहां सरस्वती लुप्त हो गई, वहीं दृष्टद्वती के बहाव की दिशा बदल गई। इस दृष्टद्वती नदी को ही आज यमुना कहा जाता है। इसका इतिहास 4000 वर्ष पूर्व माना जाता है। भूचाल आने के कारण जब जमीन ऊपर उठी तो सरस्वती का आधा पानी यमुना में गिर गया। इसलिए यमुना में यमुना के साथ साथ सरस्वती का भी जल प्रवाहित होने लगे। सिर्फ इसलिए प्रयाग में 3 नदियों का संगम माना गया है। यह थी सरस्वती नदी के बारे में कुछ रोचक तथ्य। अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपको किसी विषय पर जानने की उत्सुकता है तो हमें ईमेल करके या कमेंट करके बता सकते हैं। फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।